नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़ पर हमारा खास शो इकोनॉमी टुडे और मैं हूं आंचल गुलाटी गुब्बर। घरेलू शेयर बाजारों की अगर बात करें तो एक बार फिर से भारी बिकवाली का माहौल नजर आ रहा है, क्योंकि ग्लोबल बाजारों से जो संकेत आ रहे हैं वो सुस्त है। और अगर हम आज की बात करें तो ग्लोबल ट्रिगर्स थोड़े नेगेटिव हैं। सेंसेक्स करीब 100 अंकों की गिरावट के साथ 80,593 के आसपास खुला और वहीं निफ्टी में भी 23 अंकों का दबाव साफ तौर पर देखा जा रहा है। ओपनिंग के बाद अभी सेंसेक्स और निफ्टी अपनी गिरावट के साथ उभरते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर हम कह सकते हैं कि एक रिकवरी भी बाजार में रेंज बाउंड तरीके से है। इन तमाम खबरों पर हम डालेंगे नजर, लेकिन सबसे पहले अपने आर्थिक सफर की शुरुआत करते हैं इस वक्त की प्रमुख आर्थिक टॉपलाइंस के साथ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जताई अगली तिमाहियों में बेहतर आर्थिक वृद्धि की उम्मीद। कहा, खाद्य मुद्रास्फीति को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने के लिए प्रतिबद्ध सरकार। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी बोले, भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में बनेगा विश्व की राजधानी। देश ने अप्रैल नवंबर में जोड़ी दोगुनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता। बंद पड़े हुए म्यूचुअल फंड फोलियो का पता लगाने के लिए सेबी ने किया है एक प्लेटफॉर्म बनाने का प्रस्ताव। लंबे समय से जो म्यूचुअल फंड्स निष्क्रिय खाते हैं, अब उसका पता आसानी से लगा पाएंगे निवेशक। और गिरावट के साथ खुले हैं भारतीय शेयर बाजार, जहां शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स में 74 अंकों की गिरावट और वहीं 26 अंकों का दबाव निफ्टी कर रहा है 24,310 पर ट्रेड। तमाम बड़ी खबरों पर रहेगी हमारी नजर। सबसे पहले रुक करते हैं गिफ्ट निफ्टी का, क्योंकि शुरुआती क्यू सेंसेक्स ने गिफ्ट निफ्टी की ओपनिंग काउंटर से ही लिया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 24,351 का लेवल है और गिफ्ट निफ्टी दबाव के साथ कारोबार करता हुआ करीबन 80 अंकों का दबाव। और एक बार सेंसेक्स के ओपनिंग काउंटर पर भी डालते हैं नजर। यहाँ पर भी 80,610 का लेवल और 73 अंकों का दबाव देखा जा रहा है। निफ्टी भी 24,000 का लेवल तो बनाया हुआ है, लेकिन हम देख सकते हैं कि 26 अंकों का दबाव यहाँ देखा जा रहा है। सिर्फ मिड कैप जो है इंडेक्स, वहाँ हरे निशान में कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखते हैं कि तमाम वो स्टॉक्स कौन से हैं जहाँ पर बढ़त बनी हुई है। तो श्रीराम फाइनेंस, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, विप्रो, आईटीसी, दो दिग्गज काउंटर्स। जब हम फार्मा की बात करते हैं और निफ्टी पर टेक महिंद्रा, अपोलो हॉस्पिटल, नेस्ले इंडिया में भी तेजी है। वहीं पावर ग्रिड और टेंट में गिरावट, यानी लूजर्स पैक में कहाँ मुनाफा वसूली हावी है टाटा मोटर्स, वहीं पावर ग्रिड, बजाज ऑटो, एल&टी, मारुति, इन तमाम काउंटर्स में फिलहाल दबाव नजर आ रहा है। और आगे बढ़ने से पहले आइए रुक करते हैं कुछ अहम आर्थिक खबरों को और बात करते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की, जिन्होंने कहा कि दूसरी तिमाही में जीडीपी की ग्रोथ 5.4% रहना अस्थायी गिरावट है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अब अगली तिमाहियों में बेहतर आर्थिक वृद्धि नजर आएगी। उन्होंने मंगलवार को लोकसभा में चालू वित्त वर्ष के लिए अनुदान की जो पूरक मांग है उस पर जवाब देते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार पूंजीगत व्यय यानी खर्च के जरिए वृद्धि को रफ्तार दे रही है, यानी कि कैपेक्स के जरिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर के जरिए, ताकि पूरी अर्थव्यवस्था पर इसका दमदार प्रभाव दिखे। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार खाद्य मुद्रास्फीति यानी जो फूड इन्फ्लेशन है उसे लेकर बेहतर तरीके से नियंत्रित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इसके लिए अनाज, दलहन और इससे प्रमुख जो खाद्य वस्तु हैं उनका बफर स्टॉक तैयार करने और प्याज, चावल, तुअर दाल, गेहूं, आटा आदि खाद्य पदार्थों के बेहतर वितरण के लिए उपाय किए जा रहे हैं। और वित्त मंत्री ने कहा कि ईडी ने पीड़ितों या फिर सही दावेदारों को 22,280 करोड़ रुपए की संपत्ति लौटाई। साथ ही ये भी कहा कि आर्थिक अपराधियों के खिलाफ लड़ाई लगातार जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि भगौड़े विजय माल्या की 14,131 करोड़ 60 लाख रुपए की जो संपत्ति है वो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को वापस कर दी गई। वहीं नीरव मोदी मामले में 1,052 करोड़ 58 लाख रुपए की संपत्ति पीएसपी और जो निजी बैंक है उनको लौटाई गई। चर्चा के बाद लोकसभा ने 44,123 करोड़ रुपए के शुद्ध नगद परिव्यय को शामिल करते हुए करीब 87,762 करोड़ रुपए के सकल अतिरिक्त खर्च के लिए अनुदान की पूरक मांग संबंधी सरकार के प्रस्ताव को भी पारित कर दिया।
और अब बात सेबी से जुड़ी हुई म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए एक बड़ी और अहम खबर है। ये निवेशक अब लंबे समय से जो आपका म्यूचुअल फंड खाता है अगर वो बंद पड़ा है, आप आसानी से उसका पता लगा पाएंगे। दरअसल जो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी है, उसने निवेशकों के लिए निष्क्रिय और बिना दावे वाले म्यूचुअल फंड फोलियोज का पता लगाने के लिए एक सर्विस प्लेटफॉर्म विकसित करने का प्रस्ताव रखा। अब इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि निवेशकों को नए विकल्प दिए जाएंगे और निवेश के बाजार को और बेहतर, पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जाएगा। वहीं एक और आज सेबी की एक अहम बैठक होने वाली है जो निवेश की सुरक्षा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से जुड़े कई प्रस्तावों पर विचार प्रस्तुत करेगी। इसके तहत सेबी का इरादा एसएमई सेगमेंट की लिस्टिंग में ज्यादा पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। कीमत से जुड़ी संवेदनशील जानकारी को लेकर डिस्क्लोजर की स्थिति सुधारना और रजिस्टर्ड इकाइयों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की राह को आसान बनाना है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वित्त वर्ष 2023-24 और 2021-22 के लिए एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट और आयकर रिटर्न में दर्ज करी हुई जो आय है और लेन देन के दौरान होने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक कैंपेन शुरू किया। सीबीडीटी ने ऐसे करदाताओं को एसएमएस या फिर ईमेल के जरिए अलर्ट किया जिन्होंने आईटीआर में आय का पूरा खुलासा नहीं किया। सीबीडीटी ने ये शुरुआत पारदर्शिता को सुनिश्चित करने, नियमों को आसान बनाने के लिए की ताकि टैक्स पेयर्स अपनी जिम्मेदारी को निभाने से चूके नहीं और इस मौके का फायदा उठाएं, सही समय पर इनकम टैक्स से जुड़ा काम निपटा पाएं। करदाताओं के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 है। वित्त वर्ष 2021-22 से संबंधित मामलों के लिए करदाता 31 मार्च 2025 तक की अपडेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं। और आइए बात करते हैं देश के स्टार्टअप की जो पहल है उसे सशक्त बनाने की। डीबीआईटी ने विश्व स्तरीय बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के साथ स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए एचडीएफसी बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर साझेदारी की। साझेदारी का उद्देश्य नवाचार और विकास को प्रोत्साहन देना है और साथ ही साथ परामर्श और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की पेशकश कर पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम को सुदृढ़ करना। स्टार्टअप को उनकी ज़रूरतों जैसे वर्किंग कैपिटल, क्रेडिट एक्सेस, कैश फ्लो मैनेजमेंट को पूरा करने के लिए तैयार किए गए बैंकिंग और वित्तीय उत्पादों से लाभ मिलेगा। इसके अलावा स्टार्टअप्स के पास एचडीएफसी बैंक के विशाल नेटवर्क और संसाधनों तक पहुंच होगी, जिसकी वजह से वो अपने क्रियान्वयन को बढ़ाने, निवेश आकर्षित करने और बाजार में अपनी उपस्थिति को अधिक प्रभावी ढंग से स्थापित करने में सक्षम होंगे। और फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक है। ब्रेक के उस पार आकर जानेंगे आज के फोकस में बड़ी बात क्या है। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और ये बात करते हैं आज के फोकस से जुड़ी हुई। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि चालू वित्त वर्ष 2024-25 की अप्रैल-नवंबर अवधि में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की जो क्षमता है वो सालाना आधार पर करीब दोगुनी हुई और 15 गीगावाट तक पहुंची। ये 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म क्षमता यानी बायोफ्यूल की जब हम बात करते हैं उसके लक्ष्य के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सीआईआई के अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन और प्रदर्शनी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वास्तव में पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में एक असाधारण रास्ता तैयार किया। आज भारत स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया के बेहतरीन देशों में से एक है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-नवंबर के बीच ये जो क्षमता जुड़ी है जो कि दोगुनी है, वो पिछले वर्ष इसी अवधि में 7.54 गीगावाट से लगभग दोगुनी हुई। 2025-26 तक 38 गीगावाट की संचयी क्षमता वाले 50 सौर
जो पार्क हैं, सोलर पार्क्स हैं, उनकी स्थापना भी पाइपलाइन में है। तो नवीकरणीय ऊर्जा में भारत की लंबी छलांग है, हम ग्राफिक्स के जरिए भी आपको समझाएंगे, लेकिन हमारे साथ बेहद खास मेहमान इसी पूरे सेक्टर पर चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं। हमारे साथ ललित बोहरा, संयुक्त सचिव नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से इस वक्त जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका ललित जी इस खास शो पर जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय डीडी न्यूज़ के साथ साझा करने के लिए। ललित जी, सवाल मेरा ये है कि नवीकरणीय ऊर्जा में जिस तरह का कीर्तिमान हमने स्थापित किया और अब हम वैश्विक राजधानी का दर्जा हासिल करने में भी बस कुछ ही कदम दूर हैं, इस लिहाज से रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी गेम चेंजर साबित होंगे एनर्जी सेक्टर के लिए। देखिए, अभी हम बात करें तो इंडिया में जो रिन्यूएबल एनर्जी है, उसमें सोलर, विंड, इन दोनों ही सेक्टर में हमारी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो हर महीने बढ़ती जा रही है। और जैसा कि आपने भी अभी बताया कि आज के समय में हमारी जो सोलर और विंड एंड बाकी सारे रिन्यूएबल को ले लें तो हमारी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो हमारी करीब 205 गीगावाट से अधिक की है। और उसमें अगर हम सारे न्यूक्लियर एनर्जी को भी लेते हैं तो जिसको कि हम कहते हैं नॉन फॉसिल एनर्जी, तो नॉन फॉसिल एनर्जी की कैपेसिटी हमारी 213 गीगावाट से अधिक की है। और ये हमने है पिछले 10 सालों में जो हमारी क्षमता थी उससे लगभग 3 गुना बढ़ा दी है। हमारी क्षमता है इस साल पिछले साल से बहुत ज्यादा बढ़ी है। और अभी हमारी जो सोलर की कैपेसिटी है वो हमने इंस्टॉल्ड है वो 94 गीगावाट से अधिक की है। और हमारी अगर विंड की बात करें तो वो लगभग 48 गीगावाट की है। और हमें पूरा विश्वास है कि हम लोग है सोलर में 100 गीगावाट को बड़ी आसानी से पार कर लेंगे और विंड है वो 50 गीगावाट से अधिक चले जाएंगे इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक। तो हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी का जर्नी है वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। और ये सिर्फ इंस्टॉल्ड की बात है, उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग में भी हम एक बहुत बड़ा काम किए जा रहे हैं, जिसी के कारण कहा जा रहा है कि हम लोग है रिन्यूएबल की राजधानी बन रहे हैं। साथ ही ललित जी, अगर हम देखें तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को जब एनर्जी सेक्टर से जोड़ा गया, जिसकी वजह से हम कई सोलर पार्क्स जिसकी स्थापना करने की बात करें और इसकी लगातार जो हम आंकड़ा है वो बढ़ रहा है, पीएलआई स्कीम कितनी इम्पोर्टेंट साबित हुई खासतौर पर ऊर्जा क्षेत्र के लिए? देखिए, पीएलआई स्कीम के कारण आज हम है आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं। आज अगर हम मॉड्यूल की बात करें तो हम लोग है वर्ल्ड में नंबर 2 पे मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग में है। हमारी जो मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग की अभी क्षमता है वो 60 गीगावाट से अधिक की है और ये बढ़ती जाएगी और अगले 2 साल में ये 100 गीगावाट को पार करेगी। और मॉड्यूल ही नहीं, हमारे को मॉड्यूल से नीचे की जो सोलर सेल है, उसके बाद में वेफर इनगट है, पॉलीसिलिकॉन है, इन सब के ऊपर भी हमारी इंडस्ट्रीज है वो लगातार काम कर रही है। और उसमें पीएलआई स्कीम ने एक बहुत इंपॉर्टेंट और अहम रोल किया है, बिकॉज पीएलआई के कारण ही ये पूरा इकोसिस्टम डेवलप हुआ। और हमने पीएलआई में जिन जिन कंपनियों को काम दिया है वो इसके ऊपर लगातार काम कर रही है। तो आप ये देखिए कि हम लोग हैं जो सोलर मॉड्यूल लगा रहे हैं वो हमारे यहीं पे प्रोड्यूस होंगे, उसकी पूरी सप्लाई चेन हमारे पास रहेगी। और न सिर्फ हमारे पास रहेगी बल्कि हम विश्व के बाकी, हम अभी भी एक्सपोर्ट शुरू कर दिए हैं कि हमारे सोलर मॉड्यूल से वो दूसरे देशों में जा रहे हैं, यूएस में जा रहे हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो पीएलआई स्कीम हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग दिस एंटायर इकोसिस्टम। साथ ही जब हम एफडीआई की बात करते हैं जो ऊर्जा सेक्टर में लगातार हमने देखा कि बढ़ता जा रहा है, उस लिहाज से निवेश के मोर्चे पर आप ऊर्जा सेक्टर में कितनी सारी संभावनाएं देखते हैं, खास तौर पर जब हम विंड एनर्जी की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सोलर एनर्जी की? देखिए, हमने है रिन्यूएबल सेक्टर में 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट परमिट कर रखा है और उसी का इफेक्ट है कि हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लगातार आ रहा है। अगर हमको ये 2030 तक का जो हमारा टारगेट है उसको पूरा करना है तो हमको 30 लाख करोड़ से अधिक की जरूरत है। परंतु अभी जो
भारत सरकार के इन्वेस्ट किया था वहां पे अहमदाबाद गांधीनगर गुजरात में। तो वहां पे हमको है बैंकिंग, फाइनेंशियल सेक्टर्स, इंटरनेशनल इन्वेस्टर सबसे जो रेस्पॉन्स मिली, उससे लग रहा था कि हर कोई भारत में इन्वेस्ट करना चाह रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि भारत में प्रोसेसेस बहुत ट्रांसपेरेंट है, बहुत स्पीड से हो रहा है, ट्रांसमिशन अवेलेबिलिटी बहुत आसान हो रही है। तो इन सबको देखते हुए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया में लगातार आ रहा है। साथ ही ललित जी, ग्लासगो में जब जलवायु सम्मेलन आयोजित किया गया उस वक्त प्रधानमंत्री ने बहुत अहम वक्तव्य में ये कहा था कि 2070 तक भारत को नेट जीरो कार्बन एमिशन के तौर पर स्थापित करना है। आपको लगता है कि जिस तरह और जिस तेज़ी से हम आगे बढ़ रहे हैं, इस लक्ष्य को जो कि परिलक्षित किया गया प्रधानमंत्री द्वारा, हासिल करना और आसान होगा? और खास तौर पर देखा जाए तो कौन कौन से ऐसे सनराइजिंग सेक्टर्स हैं जो इसके दूतवाहक बनेंगे इस सपने को सच करने के लिए? देखिए, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ग्लासगो में कहा था कि 2070 तक हमको नेट जीरो बनना है, वो हमारे लिए एक मूल मंत्र बना हुआ है और उसी के लिए एज ए होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है, सब जने काम कर रहे हैं। और उसी के संदर्भ में हमने बीच बीच में जो माननीय प्रधानमंत्री ने वहां कहा था कि 2030 तक है हम 500 गीगावाट है नॉन फॉसिल इंस्टॉल्ड कर देंगे, तो हम उसी की दिशा में काम कर रहे हैं। उसके फर्दर है जो जो हमको एक्टिविटीज करनी है, जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हमने चालू किया है वो इसीलिए किया है कि जो नॉन डिफिकल्ट सेक्टर है, लाइक एविएशन सेक्टर्स है, लाइक ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स है, उन सेक्टर्स को, स्टील इंडस्ट्रीज है, उन सेक्टर को अगर हमको ग्रीन करना है तो हमको नेशनल हाइड्रोजन मिशन हमने चालू किया। हमने पीएम कुसुम स्कीम चालू की ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर सोलराइज हो। तो हम लोग है एक एक सेक्टर के सोलराइजेशन पे काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमने जो पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना जो चालू की है, जो विश्व की अपने आप में बहुत बड़ी, सबसे बड़ी और अनूठी योजना है, उसके अंदर हम चाहते हैं कि पूरे देश में एक सोलर, इट शुड बिकम हम पब्लिक मूवमेंट, बिकॉज जब तक कि ये पब्लिक मूवमेंट बन जाएगा तब आप सोचिए कि किस स्पीड से ये बढ़ेगा। आपने बहुत अहम बात की कि किस तरह से एक पूरे हम आंदोलन को पब्लिक मूवमेंट बनाकर जन भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। और जब हम नवीकरणीय ऊर्जा की बात कर रहे हैं तो 2023 का अगर मैं जिक्र करूं ललित जी, तो करीबन 1 मिलियन नौकरियां इस सेक्टर ने अर्जित की हैं और आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ, यानी कि जब हम पर्यावरण को देने की बात कर रहे हैं, उसके प्रति अपनी जवाबदेही सुनिश्चित कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस पूरे सेक्टर से रोजगार के मौके भी सृजित होते हैं, जिसका जिक्र कल केंद्रीय मंत्री ने भी किया। जी देखिए, इस सेक्टर में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग आ रही है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब क्रिएट हो रहे हैं। उसके बाद में आप सोचिए कि हम लोग 10 मिलियन हाउस होल्ड, 1 करोड़ घरों के ऊपर रूफटॉप सोलर लगाएंगे, तो उसको लगाने के लिए कितना काम जनरेट होगा, और उसका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस भी 5 साल तक करना है, तो उसके लिए कितना जॉब जनरेट होगा। उसके अलावा जो बड़े बड़े सोलर पार्क आ रहे हैं वो देश के फार फ्लंग इलाकों में आ रहे हैं, तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो एक रिन्यूएबल सेक्टर में उन सब के लिए ट्रांसमिशन लाइन लगेगी, और ट्रांसमिशन लाइंस की मेंटेनेंस उन सब के लिए, तो एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम डेवलप होगा जिसमें बहुत सारी सर्विसेज है अलग अलग सेगमेंट में जनरेट होगी। वहीं साथ ही प्रधानमंत्री के द्वारा कई ऐसी पहल सरकार ने की हैं, जिसमें हम पीएम कुसुम की बात करते हैं, हरित ऊर्जा कॉरिडोर है, मानव संसाधन विकास है, सूर्य घर योजना का तो भी आपने मेरे साथ जिक्र किया ही, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन है। लेकिन इन तमाम हम पहलों को किस तरह से निजी क्षेत्र के साथ भी जोड़कर ये मान सकते हैं कि इसे और बल मिलेगा? देखिए, जो भी रिन्यूएबल एनर्जी में डेवलपमेंट हुआ है उसमें गवर्नमेंट ने फैसिलिटेटर का रोल निभाया है, और अधिकतर प्रोजेक्ट है वो निजी क्षेत्र से आए हुए हैं। जैसा कि हमने कहा कि इसमें जन भागीदारी है, तो पीएम सूर्यघर में लोग अपने घरों पे लगाएंगे, लोग लगाएंगे, वो सेंसिटिव होंगे, वो एक मूवमेंट बनेगा। बाकी जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ लग रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में हम लोग है, स्टील इंडस्ट्री है, रिफाइनरी इंडस्ट्रीज है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज, शिपिंग इंडस्ट्रीज, इन सबको साथ में लेकर के चल रहे हैं। फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रोलाइजर्स के ऊपर उसमें पीएलआई का है ताकि इलेक्ट्रोलाइजर का प्रोडक्शन इंडिया में बहुत बढ़े। तो ये पूरा जो इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है, इसमें
निजी क्षेत्र है वो सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा है, और सरकार है उनकी सारी समस्याओं को जहां तक हो सके नियमानुसार है सुलझाने के लिए हमेशा आगे रह रही है। और जब हम पावर ग्रिड की बात कर रहे हैं, पावर को इसके साथ कहीं ना कहीं एकोमोडेट करने की बात करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ सोर्सेज ऐसे हैं जो जल्द ख़त्म हो सकते हैं। ऐसे में सोलर पर अपनी डिपेंडेंस को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से आपको लगता है वो चुनौतियां हैं जिन पर एक ब्लूप्रिंट तैयार करना बेहद ज़रूरी है, उसका खाका किस तरह से खींचा जाएगा? देखिए चूंकि सोलर एनर्जी है ये काफी सारा स्पेस लेती है, तो इसलिए हम लोग अलग अलग सेक्टर्स में, सिमिलरली विंड एनर्जी है वो बहुत ज्यादा स्पेस लेती है। तो विंड एनर्जी के केस में सरकार ने है ऑफशोर विंड में समुद्र के अंदर विंड टरबाइन लगाने की एक वायबिलिटी गैप फंडिंग है वो अप्रूव की है, और उसके ऊपर कार्य हो रहा है। तो जब जमीन की कमी होगी तो हम समुद्र के अंदर है ऑफशोर विंड लगा के हम लोग उस पर कार्यवाही शुरू कर रहे हैं। जहां तक सोलर की बात है तो हम लोग फ्लोटिंग सोलर पे काम कर रहे हैं, ताकि जहां पे हमारे पास में वाटर रिजर्वेयर्स है उसके कुछ पोर्शन पे हम लोग है सोलर पैनल्स लगा करके और उसको यूज करें। जो डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल की बात होती है जिसमें कि पीएम सूर्यघर आता है, पीएम कुसुम योजना आती है, तो उसमें हम जगह जगह डिस्ट्रीब्यूटेड सेक्टर में लगा रहे हैं। और आगे ट्रांसमिशन कैसे बनेगा उसकी भी पूरी प्लानिंग है, वो भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल और मिनिस्ट्री ऑफ पावर मिलकर के साथ साथ कर रहे हैं। जी तनु जी, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम नवीकरणीय ऊर्जा की बात करते हैं तो मूलतः ये बहुत कुछ मौसम पर निर्भर करता है, तो इस मौसम को ताकि वो बाधा ना बने, रोधक ना बने नवीकरणीय ऊर्जा को अपने उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, उसके लिए मंत्रालय किस तरह से काम कर रहा है? देखिए आपने एकदम बहुत बढ़िया सवाल पूछा है, और उस मामले में भारत है वो बहुत लकी है, बिकॉज हमारे यहाँ पे जो सोलर का इफेक्ट है, सोलराइजेशन, हमको जो इंसोलेशन हम उनको कहते हैं, वो बाकी कंट्री के कंपैरिजन में हमारे यहाँ पे बहुत बढ़िया है। हमारे यहाँ पे एक साइड है जहाँ पर कि सोलर की अवेलेबिलिटी साल में 300 दिन से अधिक की रहती है। उसके अलावा जो विंड है वो भी वेरिएबल इन नेचर रहता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि सोलर, विंड और पार्ट ऑफ स्टोरेज, चाहे वो पंप्ड स्टोरेज हो चाहे वो बैटरी स्टोरेज हो, उसको मिलाकर के एक फर्म एंड डिस्पैचेबल पावर है, उसके है भारत सरकार ने उसके ऊपर कार्य किया है। हमने उसकी काफी बिड भी की है और प्राइवेट सेक्टर में उसको लेकर के काफी बड़ा जोश है। तो उसकी दिशा में हमने काम शुरू कर दिया है ताकि इसकी वेरिएबल नेचर है उसको हम फर्म कर पाए। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि रिन्यूएबल एनर्जी में जिस तरह से हमारी कैपेसिटी दुगनी हो रही है, हम लगातार इस पथ पर प्रगति के साथ अग्रसर है। अगली चर्चा जब हम करेंगे तो इसकी उपलब्धि के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ललित जी इस शो पर अपने आने के लिए और इन विचारों को साझा करने के लिए। तो कोशिश सरकार की यही है और कि नवीकरणीय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी जब हम सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, इन सब की बात करते हैं, इसमें किस तरह से और उल्लेखनीय प्रगति की जाए, रोजगार के और मौके सृजित हों। वक्त हो चला है कि हम कारोबार की जगत के अन्य खबरों से आपको रूबरू करवाएं। देखते हैं बिजनेस रैप फटाफट अंदाज में। सार्वजनिक और निजी कंपनियों से करीब 11.6 लाख महिला निदेशक के तौर पर जुड़ी हैं। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में ये जानकारी देते हुए कहा कि कंपनियों में फैसले लेने में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की ओर से कई पहल की गई है। आरबीआई ने एडलवाइस समूह की 2 कंपनियों ECL फाइनेंस लिमिटेड और एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड पर प्रतिबंध हटा दिए हैं। यह फैसला कंपनियों द्वारा दी गई सुधारात्मक कार्रवाई और नियामक चिंताओं को दूर करने के बाद लिया गया है। आरबीआई ने मई 2024 में इनकी व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर प्रतिबंध लगाए थे। दूरसंचार विभाग के सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स ने सिलीजियम सर्किट्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य किफायती ब्रॉडबैंड और मोबाइल सेवाओं को सक्षम करना है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत